अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 28 दिसंबर है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के साथ। वो खबरें जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा। लेकिन खबर शुरू करने से पहले आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस मुल्क, किस शहर से पल पल न्यूज को देख और सुन रहे हैं। नाजरीन, आज ईरान से एक सख्त चेतावनी है। फलस्तीन में तबाही और शहादत के नए आंकड़े हैं। यमन में सऊदी यूएई टकराव आग बन चुका है। सीरिया में अलवी समुदाय सड़कों पर उतर रहा है। नाजरीन, ये आज की सिर्फ खबरें नहीं है, ये पूरे जियोपॉलिटिकल जंग का एक बड़ा नक्शा है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, सच जानिए और पल पल न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि यहां खबर बिकती नहीं है, खबर बोली जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों, आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने अमेरिका, इजराइल और यूरोप पर बेहद सख्त बयान दिया है। पेजेश्किन का कहना है कि ईरान इस वक्त पूरी जंग में है, एक ऐसी जंग जो इराक ईरान युद्ध से भी ज्यादा पेचीदा है। उन्होंने कहा कि ईरानी फौजी आज पहले से ज्यादा मजबूत हैं और अगर फिर हमला हुआ तो जवाब और फैसला कून होगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। और गौरतलब है कि जून में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के हमलों के बाद तनाव अपने चरम पर है, जबकि ईरान परमाणु हथियार के इल्जाम को लगातार रद्द करता रहा। वही आप दूसरी खबर देखिए, कबातिया पर इजरायली फौज का घेराव। दोस्तों, कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर कबातिया में इजरायली फौज ने बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने शहर के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है और कई घरों में को पूछताछ केंद्र के लिए भेज दिया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कबातिया में पूरा लॉकडाउन लगाने की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक फौज के साथ बॉर्डर पुलिस शिन बेत भी तैनात है। मानवाधिकार संगठनों ने फलस्तीनी घरों को गिराने की नीति को सामूहिक सजा बताया है। इस पूरे अभियान पर अल जजीरा और फलस्तीन एजेंसियां लगातार नजर रखे हुए। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ब्रिटेन में फलस्तीन एक्शन के सदस्यों की भूख हड़ताल। दोस्तों, ब्रिटेन में फलस्तीन के हक में आवाज उठाने वाले संगठन पैलेस्टीन एक्शन के 4 सदस्यों ने गंभीर मेडिकल चेतावनियों के बावजूद अपनी भूख हड़ताल जारी रखकर ऐलान किया है। इसके कुछ साथी पहले ही अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं। ये लोग यूनाइटेड किंगडम की अलग अलग जेलों में बंद हैं और इजरायली हथियार कंपनी एल्बिट सिस्टम से जुड़ी सुविधाओं में कथित घुसपैठ के मामले में गिरफ्तार भी किए गए हैं। प्रदर्शनकारी बेहतर हालात में इंसाफ की मांग कर रहे हैं और फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं परिजनों के मुताबिक भूख हड़ताल से सेहत तेजी से गिर रही है, जबकि वकीलों ने सरकार पर मुकदमा करने की तैयारी भी कर ली है। इस पूरे मामले में गजा में जारी इजरायली जंग के बीच फलस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने वाली ब्रिटेन के रवैये को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बहस भी छिड़ दी है। आप चौथी खबर देखिए। दोस्तों, गजा मिलिट्री ऑफ हेल्थ ने आज शनिवार को दिल दहला देने वाले आंकड़े जारी किए। पिछले 48 घंटे में गजा अस्पतालों में 29 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें से 25 शहीदों की लाशें अभी भी मलबे के नीचे निकाली गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 71,266 लोग जख्मी हो चुके हैं। 1,00,000 के आसपास जो हैं अभी भी गायब हैं। हालात इतने खतरनाक हैं कि अब भी कई मलबे में लोग सड़कों पर दबे हैं, लेकिन एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीमें वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं।
मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल अमेरिकी और यूरोपीय समर्थन के साथ गजा में कत्ल, भूख, तबाही और जबरदस्ती बेदखली की नीति जारी रखे हुए है और अंतर्राष्ट्रीय अपीलों व अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के फैसले को नजरअंदाज कर रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, सुधानी का बड़ा इंटरव्यू, स्थिरता और संप्रभुता पर जोर। दोस्तों, अरबी मीडिया नेटवर्क अल-मयदीन ने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी से एक अहम और वसी इंटरव्यू किया है। इस बातचीत में सुदानी ने संसदीय चुनावों के बाद के दौर मुल्क की सियासी और माशी हालत, अमन अमान, तामीर और तरक्की पर खुलकर बात की है। इंटरव्यू लेने वाले वरिष्ठ पत्रकार गशैन बिन ज़ैदो ने कहा कि इराक में तमाम दबाव, डर और मायूसी के बावजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती दी है। सुदानी के मुताबिक चुनावों की कामयाबी इराकी अवाम की राजनीतिक समझ, वक़ार और मुल्क को टूट-फूट से बचाने की सोच का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि आने वाला मरहला मुश्किल है, लेकिन इराक अब पीछे नहीं लौटेगा। मकसद है एक मजबूत, मुख्तार और कानून पर कायम इराक। वहीं आप छठी खबर देखिए, सीरिया में अलवी समुदाय की बड़ी अपील। दोस्तों, सीरिया और मुहाजिरत में इस्लामिक अलविद सुप्रीम काउंसिल के प्रमुख शेख गजाल ने एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने ऐलान किया कि रविवार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक एक शांतिपूर्ण इंसानी सैलाब सड़कों और मैदान में उतरेगा। शेख गजाल ने साफ कहा कि हम गृहयुद्ध नहीं चाहते, हम सियासी फेडरल सिस्टम चाहते हैं। उनका कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो सियासी टकराव नहीं बल्कि पहचान के नाम पर कत्ल है, जिसका मकसद लोगों के इरादत तोड़ना है। उन्होंने तमाम दूसरे समुदाय से अपील की कि वो इंसाफ और अमन के लिए साथ खड़े हों। यह बयान उस वक्त आया जब होम्स में इमाम अली मस्जिद पर हुए धमाके के बाद हालत और ज्यादा संगीन हो गए। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, यमन के दक्षिण में ताकत का प्रदर्शन। दोस्तों, यमन में साउथर्न काउंसिल ने बड़ा ऐलान किया है। वाड़ी हदमौत में काउंसिल ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो रविवार को सियोन शहर की धरना स्थल पर भारी तादाद में जमा हो। काउंसिल के मुताबिक ये मिलियनी जुटाना अवाम के समर्थन को दोहराने और अध्यक्ष एरदुस अल जुबिल पर भरोसा जताने के लिए। साथ ही इंतकाली ने सऊदी अरब और यूनाइटेड अमीरात की कोशिशों की तारीफ की है, मतभेद कम करने की बात कर रही है। ये अपील ऐसे वक्त आई है जब हदरमौत और महरा से जुड़ी तैनाती को लेकर सऊदी अरब और इंतकाली के बीच तनातनी बढ़ी हुई है और हालिया झड़पों में जान माल का भी नुकसान हुआ है। यमन के दक्षिण में हालात एक बार फिर नाजुक मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, यमन में सऊदी इमारती तनातनी तेज। दोस्तों, यमन में सऊदी अरब और यूएई के समर्थन वाले गुटों के बीच बढ़ती फौजी कशमकश पर सऊदी लेड कलेक्शंस ने सख्त चेतावनी जारी की है। गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा है कि हालत बिगड़ने वाले किसी भी सैन्य हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चेतावनी खासतौर पर हदमौत में मौजूद यूएई समर्थित साउथर्न ट्रेडिशनल काउंसिल के तत्वों को दी गई है। प्रवक्ता का आरोप है कि इन गुटों ने आम नागरिकों के खिलाफ खौफनाक कार्रवाइयां की हैं और उन्हें फौरन हदरमौत छोड़ना चाहिए। सऊदी अरब ने साफ किया कि वो यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन पर कायम रहेगा। हालिया हफ्तों में यमन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में झड़पें तेज हुई हैं और सऊदी एयर स्ट्राइक के हालात और ज्यादा नाजुक हो गए हैं। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, ईरान के रहबर का बड़ा पैगाम। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने यूरोप में इस्लामी जमूनी इत्तेहाद की सालिना इजलास में पैगाम भेजा है। रहबर इनकलाब ने साफ कहा कि जालिम ताकतों की बेचैनी की असली वजह न्यूक्लियर मसला नहीं है, बल्कि यह है कि ईरान की दुनिया में नाइंसाफी और इस्तकबारी निजाम के मुकाबले इंसाफ पर कायम इस्लामी निजाम का परचम बुलंद किया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरानी नौजवानों की ईमानदारी, हिम्मत, कुर्बानी ने अमेरिका और उसके क्षेत्रीय औजारों को नाकाम किया है।
शहीद साइंटिस्टों, कमांडरों और बेगुनाह नागरिकों की कुर्बानी इस तहरीक को रोक नहीं सकी। रहबर ने खास तौर पर यूरोप में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों से अपील की कि वो अपनी काबिलियत पहचानें, खुदा पर भरोसा रखें और इस इंसाफ की जंग में अपना किरदार निभाएं। उन्होंने कहा, खुद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए। अफगानिस्तान तजाकिस्तान रिश्तों पर साजिश का आरोप। दोस्तों, तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी ने कहा है कि कुछ मुफाद लोग अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालत को गैर मुस्तहकम दिखाना चाहते हैं। मुताकी का मुताबिक ताजिक विदेशी मंत्री से बातचीत में तय हुआ है कि दोनों मुल्क करीब ताउन करेंगे ताकि सरहद पर दोबारा ऐसे वाकयात ना हो। उन्होंने साफ किया कि अफगानिस्तान अपनी जमीन की हिफाजत के लिए तैयार है, लेकिन मकसद जंग नहीं है बल्कि मुल्क की इक्तिसादी और कनेक्टिविटी हर्ष बनाना है। सरहद के करीब हालिया घटनाओं पर संजीदा तहकीकात शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि तजाकिस्तान ने बीते महीने अफगान इलाके से अपनी सरहद में हमलों के दावे भी किए थे। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।